नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं अमित ठाकुर और आज हम आपकी कक्षा 11 की इतिहास की पाठ्यपुस्तक के अंतिम पाठ पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण के रास्ते उस पर ही अपनी चर्चा आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि आजकल हम जापान की बात कर रहे हैं और हमने देखा कि जापान में मेजी रेस्टोरेशन हुआ था, मेजी पुनर्स्थापना हुई थी और उसके बाद से जापान की संस्कृति, जापान का प्रशासन, जापान की कानून प्रणाली, जापान की सेना, जापान की अर्थव्यवस्था, इन सभी चीजों में बहुत व्यापक बदलाव आया था। और हम एक एक करके इन सभी के बारे में विशेष रूप से पढ़ रहे हैं कि मेजी रेस्टोरेशन के बाद जापान के जीवन में इन सभी पहलुओं में क्या क्या परिवर्तन आए थे। और आपको याद होगा कि हम अब तक कौन कौन से परिवर्तन पढ़ चुके हैं। एक तो हमने पढ़ा था फुकोकू क्योहे, दूसरा हमने पढ़ा था एम्परर सिस्टम यानी कि सम्राट प्रणाली, तीसरा हमने पढ़ा था न्यू स्कूल सिस्टम, नई जो स्कूल व्यवस्था थी उसमें क्या परिवर्तन हुआ था वो देखा था, स्कूल व्यवस्था में परिवर्तन देखा था। फिर उसके बाद हमने न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, नई प्रशासनिक ढांचे के बारे में देखा था, न्यू मिलिट्री सिस्टम, नई सैन्य व्यवस्था के बारे में देखा था, न्यू लीगल सिस्टम, नई कानून व्यवस्था, नई विधिक प्रणाली के बारे में देखा था। और फिर हमने ये देखा था कि इस मेजी रेस्टोरेशन की वजह से जापान की अर्थव्यवस्था का मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण कैसे हुआ था। और फिर हमने उसके बाद हमने ये देखा था कि जब ये मॉडर्नाइजेशन हुआ जापान की अर्थव्यवस्था का, तो इसकी वजह से वहां जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, औद्योगिक मजदूर जो काम करते हैं, उनके उनका कैसे ग्रोथ हुई, वो कैसे उनकी संख्या में कैसे वृद्धि हुई, उनका क्या क्या काम हुए। और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जापान में जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरण संकट हो रहा था, तो उसके विरोध में उसको ठीक करने के लिए तनाको शोजो जैसे लोगों ने क्या क्या काम किए थे। ये सब चीजें हम लास्ट क्लास तक डिस्कस कर चुके थे। और एक चीज हमने और देखी थी कि इस जो मेजी रेस्टोरेशन के बाद से जापान में सेना की तानाशाही बढ़ने लगी थी, उसके अधिकार बढ़ने लगे थे। वो जो चुनी हुई सरकार है, जो वहां की डाइट है, पार्लियामेंट है, उसकी भी नहीं सुनती थी और वो आक्रामक विदेश नीति के लिए सरकार को मजबूर करती थी कि आक्रामक विदेश नीति अपनाओ, जिसकी वजह से वो दूसरे देशों, चीन, ताइवान है ना, और रूस, इन सबसे लड़के उन पे कब्जा कर रही थी। ये सब बातें हमने जो पिछले हमारे वीडियोस रहे हैं उन सब में हमने इन्हीं सब चीजों को डिस्कशन किया था। और एक चीज हमने लास्ट क्लास तक और पढ़ी थी और वो था कि पश्चिमीकरण और परंपरा यानी कि वेस्टर्नाइजेशन एंड ट्रेडिशन के बारे में देखा था कि किस तरह से जापान के जो थिंकर्स हैं उनकी राय बटी हुई थी। कुछ कह रहे थे कि हमें अपना जापानी तत्व तो बिल्कुल भूल जाना चाहिए, पूरी तरह से वेस्टर्नाइज हो जाना चाहिए। कुछ कह रहे थे कि नहीं भाई, हमें अपना जापानी जो हमारी आइडेंटिटी है वो बनाए रखनी चाहिए और विदेशियों, जो पश्चिमी विचारधारा को, उसकी संस्कृति को नहीं अपनाना चाहिए। कुछ इनके बीच का रास्ता अपनाने को कह रहे थे। तो ये सब बातें हम लास्ट क्लासेस तक पढ़ चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कि इस मेजी रेस्टोरेशन की वजह से जापान में और क्या क्या परिवर्तन आए। तो इसमें आज हम बात करेंगे उन परिवर्तनों की श्रृंखला में। तो हम बात करेंगे डेली लाइफ यानी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या क्या परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं हमारे इस जापान में इस आफ्टर मेजी रेस्टोरेशन। तो आप जानते हो कि मेजी रेस्टोरेशन की वजह से जापान की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो मॉडर्नाइज हो रही है, यानी प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जापान समृद्ध हो रहा है, लोगों के पास पैसा आ रहा है। तो और इसके अलावा वो व्यस्त भी हो गए लोग, क्योंकि अब सब इंडस्ट्रियल वर्कर बन गए ना, काम कर रहे हैं, तो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं और दूसरे काम कर रहे हैं, तो इस तरह से उनकी लाइफ भी बिजी होती जा रही है। इस बिजी लाइफ की वजह से उनकी डेली लाइफ में क्या चेंजेस आ रहा है, आज हमारा जानने का ये उद्देश्य है। तो आप सब जानते हैं कि इस मेजी रेस्टोरेशन की वजह से हमारी जापान की डेली लाइफ में भी काफी ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिखाई देता है। जापान की जो ट्रेडिशनल स्टाइल था, जो फैमिली स्टाइल, वो था कि पैतृक परिवार, पैटर्नल हाउस में कई पीढ़ियां एक साथ रहती थी, यानी जॉइंट फैमिली सिस्टम था।
और उसका जो मुखिया होता था वो इन सब पे कंट्रोल करता था। जैसे दादाजी हैं, उन्हीं की सब सुन रहे हैं, वही घर के सारे फैसले ले रहे हैं। इस तरह से जापान की जो ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम था वो था पैटर्नल हाउस में रहने वाला एक जॉइंट फैमिली सिस्टम। लेकिन जैसे जैसे लोग समृद्ध होते गए, प्रॉस्परस होते गए, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, ऑफिसों में काम कर रहे हैं, नए बड़े शहरों में चले गए, तो इससे अब फैमिली के बारे में उनका जो विचार हैं वो बदलने लगे। अब क्या हुआ, अब एक जो उनका जो नया घर का जो संबंध था वो मूल परिवार से था, जहां केवल पति पत्नी साथ रहते थे और दोनों कमाते थे, उनके बच्चे होते बस। यानी जॉइंट फैमिली सिस्टम अब खत्म हो रहा है और अब ऐसा परिवार हो गया, एक ऐसा घर हो गया जिसमें पति पत्नी, उनके बच्चे हैं, पति पत्नी दोनों मिलकर कमा रहे हैं, पति भी नौकरी करता है, पत्नी भी नौकरी करती है, रोजगार करते हैं जो भी, और इस तरह से उनकी लाइफ व्यस्त हो गई है। अब उनके पास ज्यादा समय भी नहीं है घर परिवार को संभालने का, क्योंकि दोनों ही नौकरियां कर रहे हैं। और वो इस परिवार को, जो इस तरह से उनका जो एक तरह से न्यूक्लियर फैमिली बन गई है, उसको वो होमू कहते हैं। होमू, होम शब्द जो इंग्लिश का है उसी से उन्होंने होमू कहा है, तो इसको वो होमू कहने लगे। और इस होमू में क्या होता था, पति पत्नी, ऐसे पति पत्नी हैं जो दोनों नौकरी कर रहे हैं, दोनों व्यस्त रहते हैं। इस जब दोनों व्यस्त हैं, जब दोनों नौकरी कर रहे हैं, तो घर परिवार का काम करने के बाद बर्तन मांजने हैं, कपड़े धोने हैं, खाना पकाना है, इन सब के लिए तो जरूर समय ही नहीं है, क्योंकि पत्नी भी नौकरी कर रही है। तो इसलिए जापानी कंपनियों ने ऐसे पति पत्नियों की सहायता के लिए ऐसी मशीनें बनाना शुरू की जो घरेलू काम कर सकती हैं, और जिसकी वजह से उनका समय बच जाएगा, उनकी मेहनत बच जाएगी, और वो अपने मशीनों से ही अपने घर के काम आसानी से कर सके। तो आप पेज नंबर 241 पर देख सकते हैं, आपको 3 मशीनें दिखा रखी हैं। एक मशीन है जो बिजली से चलने वाली नवीन घरेलू वस्तुएं हैं ये सब। तो एक तो है चावल पकाने वाला कुकर। तो कुकर बन गया जिससे जल्दी से चावल पक जाए, तो ज्यादा टाइम नहीं लगे। अब पति आए नौकरी करके, अब इतना समय तो है नहीं कि भाई पूरे दिन के जल्दी से जल्दी उन्हें खाना बनाना है, तो कुकर आ गया जिससे जल्दी खाना बन जाए, ये खरीदना लगे वो। इसके अलावा आप देख सकते हो कि मांस या मछली भूनने के लिए जो आप देख रहे हो कि एक भूनक आ गया यानी कि जो रोस्टर आ गया, तो वो रोस्ट करने वाला वो उसकी मशीन भी आप देख रहे हो। और इसके अलावा ब्रेड सेकने वाला टोस्टर आ गया। तो कहने का मतलब है कि अपने घरेलू कामकाज को मशीनों से करवाने की चलन शुरू हो गया, और इसलिए जापानी कंपनियां ऐसी घरेलू काम में मदद करने वाली मशीनों का उत्पादन करने लगी, और लोग उन्हें बड़े पैमाने पर खरीदने लगे, क्योंकि दोनों पति पत्नी अब काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो अब दोनों के पास समय नहीं है घर परिवार में के कामों में ज्यादा टाइम देने का। इसके अलावा हम देखते हैं कि नए किस्म के पारिवारिक मनोरंजन और नए घर की मांग भी पैदा हो गई। अब पारिवारिक मनोरंजन मतलब फिल्म देखना, नाटक देखना, इस तरह के चीजों की मांग हो गई। और अब सब लोग, क्योंकि अपने पैतृक परिवार से जहां दादाजी का कंट्रोल था, परदादाजी का कंट्रोल था, वहां से तो निकल के बाहर आ गए ना, पति पत्नी अकेले ही रहते हैं, तो अब उनको नए नए मकान खरीदने की भी जरूरत पड़ रही है, मकानों की बहुत बिक्री होने लगी। और हम देखते हैं कि 1920 के दशक में जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां थी, जो मकान बनाकर बेचती थी, उन निर्माण कंपनियों ने शुरू में उन्होंने ईएमआई सिस्टम भी शुरू कर दिया। उन्होंने कहा भाई स्टार्टिंग में हमें 200 येन हमें दे दो, एक मुश्त पेमेंट कर दो, और फिर बाद में 10 साल के लिए 12 येन हर महीने की किश्त हमें चुकाते रहो, तो तुम्हें तुम्हारा घर मिल जाएगा। तो इस तरह से हाउसिंग सेक्टर वहां पर काफी तेजी से विकसित हुआ, नए नए घर बनाए और बेचे और खरीदे जाने लगे, और ये घर ईएमआई के आधार पर बन रहे थे। स्टार्टिंग में 200 येन कंपनी को दे दो तो आपको घर में रहने देगी, फिर हर महीने 12 येन आपको किश्त के तौर पे, इंस्टॉलमेंट के तौर पे देने, और जब 10 साल तक देते रहने, और जब पूरा पैसा चुक जाएगा तो वो घर आपका हो जाएगा। इस वजह से वहां बहुत सारे नए नए घर बने, बिके और लोगों ने खरीदे। और आप देख सकते हो कि उस समय पढ़े लिखे जो उच्च शिक्षा प्राप्त लोग था, जैसे कि मान लो कि एक बैंक कर्मचारी है, उसकी सैलरी 40 येन प्रति माह थी, तो उसमें से अगर वो 12 येन अपने घर की
किश्त दे देगा तब भी उसका जीवन सही ढंग से चल सकता है, और खासकर जब दोनों पति पत्नी कमाते हो, दोनों ही नौकरी करते हो। तो इस वजह से ऐसे बहुत सारे घर बने, बिके, और जो ये ईएमआई सिस्टम वहीं से उन्होंने वहां पर शुरू कर दिया। अब हम जो नए प्रकार का जीवन है जापानियों का, शहरों में रहने हैं, और अब उन पे पैसा भी है, अपनी मनोरंजन करने की चीजें भी हैं, तो इसकी वजह से उनका जीवन किस प्रकार का हो गया है, जरा एक झलक हम डालना चाहते हैं। तो इसके लिए आप पेज नंबर 241 पर जो आपको नीले रंग का बॉक्स दे रखा है जिसके ऊपर लिखा है कार क्लब, उसको आपको पढ़ना होगा। उसमें आपको उनके जीवन की सारी घटनाओं के बारे में बताया गया, मतलब उनकी विशेषताओं के बारे में बताया गया कि जो आधुनिक लोग थे, जिन पे पैसा था, जो पति पत्नी काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, उनका जीवन में अब क्या क्या है। तो आपको एक फोटो भी दिखा रखा है इसी कार क्लब के बॉक्स में। इसमें कई सारी महिलाएं कार के साथ खड़ी हैं। ये उनका कार क्लब है, यानी महिलाएं अब पहले से ज्यादा आजाद हैं, पहले से ज्यादा धनी है, पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर है, पहले से ज्यादा उनका आत्मविश्वास है, क्योंकि अब वो खुद कमाती हैं। तो ऐसी आधुनिक लड़कियों को एक शब्द कहा गया है, उनको एक विशेष शब्द से पुकारा जाता है जापान की आधुनिक लड़कियों को, और उसे कहते हैं मोगा। मोगा, मोगा। तो आधुनिक लड़कियों को जापान में मोगा कहा जाने लगा। ये मोगा शब्द का क्या मतलब हुआ? वैसे तो इसका मतलब मॉडर्न गर्ल है, आधुनिक लड़की है, लेकिन ये जो मोगा शब्द है, ये एक्चुअल में 20वीं शताब्दी में लिंग बराबरी, लिंग समानता यानी जेंडर इक्वालिटी, और कॉस्मोपॉलिटन कल्चर, विश्वजनीन संस्कृति। कॉस्मोपॉलिटन कल्चर का मतलब होता है, जैसे हमारे दिल्ली जो है ना, ये कॉस्मोपॉलिटन कल्चर का, इसमें भारत के सभी प्रांतों के, सभी भाषाओं के, सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, तो सब मिले जुले किस्म की जो कल्चर होती है उसे कॉस्मोपॉलिटन कल्चर कहते हैं, और यानी विश्वजनीन संस्कृति कहते हैं। तो ऐसे ही जापान में एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर पैदा हो गई थी, तो वहां जेंडर इक्वालिटी आ गई, कॉस्मोपॉलिटन कल्चर आ गया, और साथ ही वहां पर विकसित अर्थव्यवस्था यानी पैसा भी खूब आ गया। तो इन तीनों के मिलने से ही एक नए तरह की लड़कियां हम देखते हैं जापान में आई, जो कि पैसे वाली हैं, कॉन्फिडेंट है, नौकरी कर रही हैं, उनमें अपना कॉन्फिडेंस है, अपनी स्किल है, पैसे भी खर्च करती हैं, ऐशो आराम से रहती हैं। ऐसी पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़कियों को मोगा कहा जाने लगा। नए मध्यम वर्ग परिवारों ने आवागमन यानी ट्रांसपोर्ट और मनोरंजन के नए तरीकों का लुत्फ उठाया। तो अब जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो शहरों में रहते हैं, पति पत्नी दोनों काम करते हैं, पैसा है ठीक ठाक, तो अब उनका ट्रांसपोर्ट के सिस्टम भी नए नए वो प्रयोग करने लगे, और अपने एंटरटेनमेंट, अपने मनोरंजन के लिए भी नए नए तरीकों का वो प्रयोग करने लगे। शहरों में बिजली की ट्राम, ट्राम मतलब जैसे मेट्रो है ना, इस तरह की गाड़ियां चलती थी, तो उसको ट्राम कहते थे, बिजली से चलती थी। तो शहरों में बिजली की ट्रामों के साथ परिवहन बेहतर हुआ। तो बिजली की ट्राम शुरू हो जाने से परिवहन अच्छा हो गया, और 1878 में 1878 में जनता के लिए बाग बनाए गए, कम लोगों के लिए पब्लिक गार्डन, अच्छे अच्छे शानदार सुंदर बाग बनाए जहां लोग घूमने फिरने टाइम बिताने आ सकते हैं, ऐसे बाग बनाए गए। और बड़ी दुकानें, डिपार्टमेंट स्टोर बनने लगे, जैसे आजकल आप मॉल देखते हो ना, तो ऐसे मॉल जिन्हें डिपार्टमेंट स्टोर भी कहते हैं, वहां पर बनने लगे। टोक्यो में जो गिंजा एक जगह थी, तो वो जो गिंजा है वो गिनबुरा के लिए एक फैशनेबल इलाका बन गया। अच्छा, पहले तो आप ये देखो कि भाई ये जो गिनबुरा क्या होता है। गिनबुरा का मतलब है, ये गिनबुरा शब्द जो है गिंजा और बुरबुरा से मिलकर बना है, और बुरबुरा का मतलब होता है मतलब एमलेसली घूमना, आवारागर्दी, मटर गश्ती करना। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे हम भाई चलो अपना टाइम बिताने के लिए किसी जगह पर ऐसे घूमते हैं, तो उसी को बुरबुरा कहते थे। अब जैसे हमारे दिल्ली में भी तो ऐसी कई जगह है ना, जैसे जनपथ मार्केट है, कनॉट प्लेस है, उधर सीपी है, और वो साउथ एक्स है, और भी कई जगह है जहां लोग ऐसे घूमने फिरने, जब टाइम है फालतू तो चलो ऐसे ही घूम रहे हैं। तो वो फैशनेबल एरिया भी होता है, वहाँ बहुत सारी दुकानें भी होती है, कोई चीज खरीदने खरीद भी लो, वरना ऐसे ही घूम लो। तो उसको उसको कहते थे वो गिनबुरा।
तो और ऐसा ऐसा गिनबुरा इलाका कौन सा विकसित हुआ जापान में? गिंजा। तो गिंजा जैसे गिनबुरा इलाके वहां पर फैशनेबल इलाके बन गए, जहां लोग घूमने फिरने टाइम बिताने आते थे। तो ये सब उनके दिखा रहे कि शहरी जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया, लोगों का जीवन कैसा हो गया। और 1925 में पहला रेडियो स्टेशन भी खुल गया, रेडियो भी शुरू हो गया जापान में। और अभिनेत्री मात्सुई वहां की एक फेमस हीरोइन बन गई। मात्सुई एक लड़की थी, वो वहां की फिल्म फेमस हीरोइन बन गई। और सुमाको इब्सन के नाटक एक गुड़िया का घर में नोरा की बेहतरीन किरदार निभाकर राष्ट्रीय स्तर की तारिका बन गई। तो गुड़िया का घर, अ डॉल्स हाउस, एक नाटक में उसने काम किया, इसने मात्सुई ने, और वो बड़े पूरे नेशनल लेवल की हीरोइन बन गई। तो आप देख रहे हो कि जीवन किस तरह से बदल रहा है, कई कैसे शहरी जीवन में लोगों के जीवन में क्या क्या नई नई चीजें आ रही है, उनका जीवन किस तरह से चेंज होता जा रहा है। नए किस्म के ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, नए किस्म के एंटरटेनमेंट आ रहे हैं उनके जीवन में, कार, और इसी तरह से वो घूम रहे फिर रहे हैं, अपना मजे के उनका लाइफ स्टाइल हो रहा है। नई तरह की लड़कियां हैं जो कॉन्फिडेंट मॉडर्न गर्ल्स हैं, मोगा, रेडियो स्टेशन खुल गए हैं, नाटक चल रहे हैं, फिल्में बन रही हैं, बड़े बड़े जो है हीरो हीरोइन बन रहे हैं। ये सारा चेंज आ गया उनके जीवन में, इसी किसके बाद से? मेजी रेस्टोरेशन के बाद से। तो ये हो रहा है सब। और 1899 में 1899 में फिल्में भी बनने लगी वहां पर। तो और जल्द ही दर्जन भर यानी 12 से भी ज्यादा कंपनियां सैकड़ों की तादाद में फिल्में बनाने लगी, बहुत सारी फिल्में बनने लगी, 1 दर्जन से ज्यादा कंपनियां हो गई फिल्म बनाने वाली। यह दौर ओज से भरा हुआ था, यानी चारों तरफ ओज यानी जोश, तरक्की की जो एक आभा होती है वो दिखाई दे रही है। और इस दौरान सामाजिक और राजनीतिक व्यवहार के पारंपरिक मानकों पर सवाल उठाए गए। जो पुरानी बातें, पुरानी परंपराएं, उनको अब लोग क्वेश्चन करने लगे, अरे ये सब दकियानूसी बातें, पुरानी बातें छोड़ो, अब जीवन नए स्टाइल का है, उसको जियो। तो इस तरह आप देख रहे हो कि जापान में मेजी रेस्टोरेशन के बाद से डेली लाइफ में ये चेंज आ रहा है। क्या क्या चेंज आ रहा है? लोग नए नए मकान खरीदने लगे, पैटर्नल हाउस से निकलकर अब उनका न्यूक्लियर फैमिली बन गई, पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं। अपना अपना समय बचाने के लिए वो तरह तरह की मशीनों का, घर के काम करने वाली मशीनों का प्रयोग करने लगे हैं, नए परिवहन के साधनों का प्रयोग करने लगे हैं, नए मनोरंजन के साधनों का प्रयोग करने लगे हैं। तो ये सब हमें परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं लोगों की डेली लाइफ में आफ्टर आफ्टर मेजी रेस्टोरेशन, मेजी पुनर्स्थापना के बाद लोगों का जीवन ऐसे बदलता जा रहा है। अब हम एक अगले टॉपिक पर आते हैं, और वो है जिसे हम कहेंगे ओवरकमिंग मॉडर्निटी, यानी आधुनिकता पर विजय। तो ओवरकमिंग मॉडर्निटी का मतलब क्या है? मॉडर्निटी यानी ये जो उनके जीवन में जो कुछ बदलाव आया था ना, कि नए तरह के ट्रांसपोर्ट आ गए, नए तरह के एंटरटेनमेंट आ गए, मोगा जैसी लड़कियां हैं जो सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, काम कमाती हैं, काम करती हैं, पढ़ी लिखी हैं, मॉडर्न किस्म की लड़कियां हैं, और नए घर वो बना रहे हैं, पुराने पारिवारिक फैमिली सिस्टम से निकल के उनके जो न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं, गार्डन खुल गए हैं, सिनेमा हो गया है, रेडियो स्टेशन खुल गए हैं, नाटक हो रहे हैं, हीरो हीरोइन है। ये सब मॉडर्निटी है, ये मॉडर्न बन गया उनका समाज। अब इस मॉडर्निटी के खिलाफ भी अब आवाज उठने लगी। क्या आवाज उठने लगी? कि भाई कुछ लोग कहने लगे कि मॉडर्निटी तो बनाए रखो, ये सारी सुविधाएं तो बनाए रखो, लेकिन इन सुविधाओं के चक्कर में अपने मूल जापानी स्वभाव को मत भूल जाओ। इन मॉडर्निटी के साथ साथ अपनी परंपराओं को पर भी, अपनी जड़ों के साथ भी मजबूती से चिपके रहो। तो यानी आधुनिकता पर विजय पाओ, ओवरकमिंग मॉडर्निटी। ओवरकमिंग मॉडर्निटी का मतलब क्या है? कि मॉडर्निटी में जो हमें सुविधाएं मिल रही हैं, फायदे मिल रहे हैं, लाभ मिल रहे हैं, उसे बनाए रखो, लेकिन अपने मूल जापानी कल्चर को भी पकड़े रखो। इसी को कहते हैं ओवरकमिंग मॉडर्निटी। तो एक्चुअल में हो ये रहा था जापान में
कि जो स्टेट सेंटर्ड नेशनलिज्म था वो 1930 से 40 के दौरान उसको बढ़ावा मिला, जब चीन ने जापान और एशिया में अपने उपनिवेश बढ़ाने के लिए लड़ाइयां छड़ी। स्टेट सेंटर्ड नेशनलिज्म का मतलब है जो सरकार के कामों की वजह से लोगों में राष्ट्रवाद, देशभक्ति की भावना पैदा होती है, उसे कहते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट सेंटर्ड नेशनलिज्म। तो जब जापान ने चीन को और रशिया को हराया और एशिया के दूसरे देशों को गुलाम बनाकर उनको अपनी कॉलोनी बनाने लगा, इससे जापानियों के अंदर एक देशभक्ति, एक नेशनलिज्म पैदा हुआ। और ये नेशनलिज्म किसकी वजह से होता? सरकार के कामों की वजह से, क्योंकि सरकार ही तो दूसरे देशों को जीत रही थी। तो इस तरह से जो देशभक्ति पैदा होती है उसे कहते हैं स्टेट सेंटर्ड नेशनलिज्म, यानी सत्ता केंद्रित राष्ट्रवाद। तो 1930 से 40 के दौरान ये स्टेट सेंटर्ड नेशनलिज्म जापान में बहुत बढ़ गया था और उसकी वजह से जापान विभिन्न प्रकार की लड़ाइयों में उलझ गया, दूसरे देशों पर हमला करता था, तरह तरह की लड़ाई करता था। और ये जो लड़ाइयां हैं, इन्हीं की वजह से जापान विश्व युद्ध में भी फंस गया, जब उसने अमेरिका के पर्ल हार्बर, जो नेवल बेस है अमेरिका का, नौसैनिक अड्डा पर्ल हार्बर, उस पर हमला कर दिया जापान ने। तो फिर पलट के अमेरिका ने जापान पे हमला कर दिया और जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका के साथ लड़ाई में उलझ गया, जहां उसकी हार भी हुई। तो ये सब चीजें हो रही थी 1930 से 40 के दौरान। और इसी दौर में जो सोशल कंट्रोल यानी सामाजिक नियंत्रण भी बढ़ता जा रहा था। जो भी सरकार के खिलाफ कोई बात कहता, कि सरकार के कदम से असहमति प्रकट करता, डिसएग्रीमेंट, के नहीं भाई सरकार ये गलत कर रही है, अगर कोई ऐसा कहता तो उसे तुरंत जेल भेज दिया जाता। और जापान में देशभक्तों की ऐसी संस्थाएं भी हो गई जो कि युद्धों का समर्थन करती थी। यानी वो कहते हम देशभक्त है, ठीक है, हमारी सरकार दूसरे देशों पर हमला कर रही है, उनसे युद्ध करे, बहुत अच्छी बात है, हम भी उसके साथ हैं। तो ऐसे देशभक्त भी संस्थाएं पैदा हो गई। जो भी कोई इसका विरोध करता उसे जेल डाल दिया जाता। इनमें जो देशभक्ति संस्थाएं थी, इनमें कई महिला संगठन भी थे। महिलाएं भी बढ़ चढ़ के सरकार का और युद्धों का समर्थन कर रही थी, अपने आप को देशभक्त दिखाने के लिए। तो इसी दौरान, ऐसे ही माहौल में जब देशभक्ति का खुमार लोगों पर चढ़ रहा है, युद्धों का खूब समर्थन किया जा रहा है, स्टेट सेंटर्ड नेशनलिज्म का पूरा फीवर लोगों पर है, तो ऐसे माहौल में 1943 में, 1943 में एक मीटिंग हुई, एक संगोष्ठी हुई, एक कॉन्फ्रेंस हुई, और जिसका नाम था आधुनिकता पर विजय, यानी कि ओवरकमिंग मॉडर्निटी। तो ये ओवरकमिंग मॉडर्निटी एक कॉन्फ्रेंस का नाम है। और इस कॉन्फ्रेंस में वही विचार पैदा हुआ कि जो मॉडर्निटी है उसके जो फायदे, अच्छी बातें, वो तो बनाए रखो, लेकिन अपने जापान के कल्चर को भी अपने अंदर समाओ। इसी को कहते हैं ओवरकमिंग मॉडर्निटी। तो इसमें जापान के सामने जो दुविधा थी उस पर चर्चा हुई, यानी आधुनिक रहते हुए पश्चिम पर कैसे विजय पाई जाए। आधुनिकता के लाभ तो बनाए रखो, ऐसा नहीं कि हमें पश्चिम की आधुनिकता से जो फायदे हुए उसे छोड़ दो और इस पश्चिम से अपने संबंध तोड़ लो और अपने जापान के कल्चर को बना लो। ऐसा भी नहीं चाहते थे। जो पश्चिम के संपर्क में आने से उनको फायदा हो रहा था, जो उनको सुविधाएं मिल रही थी, तो जापानी चाहते थे वो सब सुविधाएं मॉडर्निटी की मिलती रहे, लेकिन उसके बावजूद भी हम पश्चिम पर कैसे विजय पाए, अपनी सुविधाएं भी बनाए रखें और अपने कल्चर को भी पश्चिम से ऊंचा बना दें। ये दुविधा थी। इसी बात को कहते हैं ओवरकमिंग मॉडर्निटी। तो एक संगीतकार हुए उस समय, म्यूजिशियन, उनका नाम था मोरई साबुरो। सब अच्छे तरह से उनका नाम याद रखेंगे, अपने आंसर में लिखेंगे भी, मोरई साबुरो। तो उन्होंने सवाल उठाया कि संगीत को ऐन्द्रिक उद्दीपन, यानी सेंसरी स्टिमुलेशन, जो हमारे जो इंद्रियों का उद्दीपन करता है सुनकर, हमारे सेंसरी स्टिमुलेशन जो करता है, तो संगीत को सेंसरी स्टिमुलेशन, ऐन्द्रिक उद्दीपन की कला से वापस लाकर आत्मा की कला के रूप में उसका पुनर्वास कैसे किया जाए।
जो पश्चिमी म्यूजिक होता है आपको पता ही है कैसे बड़े जोर जोर से बजता है और कान फाड़ देता है, लेकिन ऐसे हम नाचने एकदम से नाचने लग जाते हैं। तो उसे कहते हैं सेंसरी स्टिमुलेशन। वह कहीं गिटार बज रहा, कहीं कॉन्गो बज रहा, कहीं बोंगो बज रहा, कहीं ड्रम बज रहे हैं, उनकी आवाजें सुनकर जब जो ऐसे आधुनिक से जो गाने बजते हैं तो अपने आप हमारा मन नाचने करने लगता है। इसी को कहते हैं सेंसरी स्टिमुलेशन। लेकिन जो संगीतकार मोराई साबुरो कह रहे हैं कि इस सेंसरी स्टिमुलेशन को छोड़कर हम आर्ट ऑफ स्पिरिट, आत्मा के कला पर अपने संगीत को कैसे लें। हमारा भारत का जो संगीत है ना, जो शास्त्रीय संगीत होता है, राग, जो अलग अलग तरह के राग हैं, हमारे जो वाद्य यंत्र है, सितार, तानपुरा, तबला और इस तरह के, और बांसुरी, शहनाई, ये सब जो है, इनके संगीत को अगर हम सुने तो ये हमारे सेंसरी स्टिमुलेशन नहीं करते। इनको सुन के एकदम से हम नाचने नहीं लगते, बल्कि हमारे दिल को बड़ी ठंडक मिलती है, बड़ा आनंद आता है, आत्मा को आनंद आता है। उसे कहते हैं आर्ट ऑफ स्पिरिट। तो वो जो मोराई साबुरो है वो यही कह रहा है कि जो आधुनिकता के चक्कर में हमने इन पश्चिमी देशों के संगीत को अपना लिया है, जो सेंसरी स्टिमुलेशन करता है, जो हमारे शरीर को हिलाता नचाता है, उसकी जगह हम अपने पुराने जापानी संगीत, जो हमारा आर्ट ऑफ स्पिरिट है, जो हमारी आत्मा को प्रसन्न करता था, हम दोबारा से अपने संगीत को आर्ट ऑफ स्पिरिट तक कैसे ले जाएं। यानी वही ना, ओवरकमिंग मॉडर्निटी, मॉडर्निटी पे विजय कैसे प्राप्त करें। जो आज हमने पूरे जापान में जो संगीत बज रहा है वो पश्चिम का संगीत बज रहा है, उसे सुन सुन के हमारा सेंसरी स्टिमुलेशन होता है, हम नाचने लगते हैं, लेकिन हमारे आत्मा तो प्रसन्न नहीं होती, मन तो प्रसन्न नहीं होता, आत्मा को सुख तो नहीं मिलता। हम अपने संगीत को दोबारा से आर्ट ऑफ स्पिरिट, जो हमारा पुराना संगीत था, उस तक कैसे ले जाएं, कैसे हम मॉडर्निटी पे विजय पाए, ये सवाल उठने लगे। इसके अलावा वो कहते हैं कि पश्चिमी संगीत को वे नकार नहीं रहे। वो कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं कि पश्चिमी संगीत को बिल्कुल छोड़ दो, मैं वही तो कह रहा हूं, मॉडर्निटी को छोड़ना भी नहीं चाहते वो, कि भाई वो पश्चिमी संगीत को नकार नहीं रहे। वे ऐसी राह खोज रहे थे जहां जापानी संगीत को पश्चिमी वाद्यों पर बजाया या दोहराए जाने से आगे ले जाया जा सके। अब तक क्या होता कि जो जापानी संगीत था उसी को पश्चिमी इंस्ट्रूमेंट्स पे, जो बोंगो, कॉन्गो, गिटार, ड्रम, इन पे बजाया जा रहा था। वो कहे इससे आगे बढ़कर हम अपने मूल रूप में आ जाएं, इन्हीं का प्रयोग भी करें, लेकिन अपने आत्मिक संगीत पे आ जाए जो हमारी आत्मा को प्रसन्न करे, ऐसा संगीत बजाने लगे। यानी मॉडर्निटी को ओवरकम करें, मॉडर्निटी पे विजय पाए, पाश्चात्य आधुनिकता पर विजय पाए। अच्छा, इसी तरह से एक फिलोसोफर हुए जापान के दर्शन शास्त्री, जिनका नाम है निशितानी केजी। तो निशितानी केजी ने आधुनिक को तीन पश्चिम धाराओं, यानी मॉडर्निटी को तीन पश्चिमी धाराओं के मिलन और एकता के रूप में परिभाषित किया। वो तीन बातें थी: पुनर्जागरण यानी रिनेसा, प्रोटेस्टेंट मूवमेंट, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म्स जो हुए थे, आपको याद है, प्रोटेस्टेंट धर्म के सुधार, और प्राकृतिक विज्ञानों का विकास, नेचुरल साइंसेस का डेवलपमेंट। उन्होंने कहा कि मॉडर्निटी इन तीन चीजों से मिलकर बनी है, रिनेसा से, प्रोटेस्टेंट मूवमेंट से, और जो मॉडर्न साइंस है उससे। उन्होंने कहा कि जापान की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, नैतिक ऊर्जा जो है, ये शब्द उन्होंने जर्मन अर्थशास्त्र, जर्मन दार्शनिक राके से लिया था, स्पिरिचुअल एनर्जी। उन्होंने कहा कि जापान के पास एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, हमारी जो जापान देश की जो आत्मा है, उसने हमें दूसरे पश्चिमी देशों की कॉलोनी बनने से बचा रखा है। अगर हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी ना होती तो हम कब के चीन की तरह पश्चिमी देशों के गुलाम बन चुके होते। तो इसलिए जापान का यह फर्ज बनता है कि वो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, एक नई विश्व पद्धति का विकास करे और एक ग्रेटर ईस्टर्न एशिया, एक विशाल पूर्वी एशिया का निर्माण करे। इसके लिए एक नए सोच की जरूरत है जो विज्ञान और धर्म को जोड़ सके। तो आप देख रहे हो कि जापान में चाहे संगीतकार हो, चाहे वो दर्शन शास्त्री हो, संगीतकार जैसे मोराई साबुरो हो, दर्शन शास्त्री जैसे निशितानी केजी हो, और ऐसे और बहुत सारे लोग थे जो मॉडर्निटी के फायदों को छोड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन इस मॉडर्निटी की जो कमियां हैं, जो इसमें प्रॉब्लम है,
उन प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपने मूल जापानी कल्चर को दोबारा से स्थापित करना चाह रहे थे। तो इसी बात को कहा गया आधुनिकता पर विजय कैसे पाई जाए, यानी हाउ टू ओवरकम मॉडर्निटी। तो इस पर भी अब विचार होने लगे थे। एक नए तरह की सोच जापान में विकसित हो रही थी कि हम मॉडर्निटी के फायदे तो उठाएं, लेकिन जो उसकी कमियां हैं उन कमियों से हम किस तरह से अपने बचाव करें और जापान की मूल कल्चर को अपने अंदर कैसे स्थापित करें। तो आपने इस पर जो यहां तक की बात देखी कि भाई हमारी आधुनिकता पर विजय कैसे पाई जाए, रोजमर्रा की जिंदगी में क्या परिवर्तन आए, कार क्लब कैसे बने, लोगों के मॉडर्निटी का सेंस में क्या क्या चीजें हुई। तो ये सब चीजें हमारे लिए जापान के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है। हम इन सब चीजों को क्यों पढ़ना चाह रहे हैं? क्योंकि मैं बार बार आपको कहता हूं कि इतिहास जो है वो कोई डेट्स को, तिथियों को, घटनाओं को या राजाओं रानियों के नामों को रटने का विज्ञान नहीं है। इतिहास का मुख्य जो फोकस होता है, जो मुख्य जोर होता है, वो ये देखना कि समय बीतने के साथ साथ किसी देश में, किसी समाज में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, उन परिवर्तनों को जानना, समझना, उनका विश्लेषण करना, उनसे सीख हासिल करना, यही इतिहास पढ़ने का मुख्य उद्देश्य होता है। तो अब हमने अब तक जितनी भी चर्चाएं की, उन सारी चर्चाओं से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि मेजी रेस्टोरेशन के बाद से, मेजी रेस्टोरेशन जब से हुआ उसके बाद से जापान के राष्ट्रीय जीवन में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आ रहे हैं। उसमें हमने देखा था कि फुकोकू क्योहे यानी समृद्ध देश मजबूत सेना के नाम से काम शुरू हो चुका है, अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी सेना को बदलने का। सम्राट व्यवस्था, एम्परर सिस्टम के द्वारा प्रशासनिक ढांचा बदल चुका है। नया स्कूल सिस्टम आ चुका है मेजी रेस्टोरेशन के बाद से। नया एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर आ गया है। इसके अलावा नया मिलिट्री सिस्टम आ गया है। इसके अलावा नया लीगल सिस्टम आ गया है। और इसके अलावा इकोनॉमी का मॉडर्नाइजेशन हो गया है। औद्योगिक मजदूरों का विस्तार हो रहा है। एग्रेसिव नेशनलिज्म, आक्रामक राष्ट्रवाद का विकास हो रहा है। पश्चिमीकरण और परंपरा के बारे में बहस हो रही है जापान के समाज में कि हम वेस्टर्नाइजेशन को पूरी तरह कॉपी करें या अपनी परंपरा को बनाए रखें। और फिर रोजमर्रा की जिंदगी में कितने सारे परिवर्तन आ गए। वो नई मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं, नया फैमिली कल्चर आ गया है जिसमें पति पत्नी दोनों काम करते हैं। मॉडर्न गर्ल्स आ गई हैं, मोगा, ये सब चीजें हम देख रहे हैं। और फिर हमने देखा कि जो स्टेट सेंटर्ड नेशनलिज्म है उसकी वजह से जापान युद्धों में उलझता जा रहा है, और यहां तक कि वो द्वितीय विश्व युद्ध में भी उलझ गया इसी चक्कर में। और फिर हमने देखा कि अब जापान के लोगों में एक नई तरह की सोच पैदा हो रही है जिसे ओवरकमिंग मॉडर्निटी यानी कि आधुनिकता पर विजय के नाम से जाना जा रहा है। और इसमें हमारे जो वहाँ के जापान के संगीतकार मोराई स्वाबुरो जैसे संगीतकार हों, या जो हमारे दर्शन शास्त्री फिलोसफर निशितानी केजी जैसे हों, और भी इसी तरह के और बहुत सारे लोग, वो ये सोचने लगे कि मॉडर्निटी के फायदों को उठाते हुए भी हम किस तरह से जापान के मूल कल्चर को स्थापित करें, इस पर भी चर्चा शुरू हो गई। तो यानी आधुनिकता पर विजय कैसे प्राप्त करें, हाउ टू ओवरकम मॉडर्निटी, इस पर भी जापानी समाज विचार कर रहा है। तो आज तक हमने इन सब चीजों को समझा, और अगले वीडियो में हमारा जापान की हम कुछ और बातें करेंगे और जापान की बात पूरी हो जाएगी, और अगले ही वीडियो में हम चीन भी शुरू कर देंगे। तो तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। आप सब इन सब चीजों को अच्छी तरह से अपनी किताब में भी पढ़िए, और जो मैं प्रश्न भेजूंगा उन प्रश्नों को भी आपको अपनी कॉपी में अच्छे ढंग से करना है।